हेलो बच्चों, जैसा कि हमने वीडियो में बात की थी, पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से बलबन ने चेंजेस लाए थे और समस्याएं जो उसको फेस करनी पड़ी थी और उसने किस तरीके से उनमें सुधार किया था। जैसे सबसे पहले उसने राजत्व सिद्धांत लाया, दूसरा उसने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ किया, तीसरा उसने सेना का पुनर्गठन किया, चौथा उसने न्याय व्यवस्था सुदृढ़ की, न्याय व्यवस्था में कुछ बदलाव लाए। और चौथा हम देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था एक निरंकुश शासन में कठोर गुप्तचर व्यवस्था नितांत आवश्यक होती है और बलबन ने भी इस तरफ विशेष ध्यान दिया। उसने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में सभी बातों की सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए। बुगरा खान, बलबन के पुत्र तक के आचरण पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। जो गुप्तचर से ही जानकारी छिपाने का प्रयास करते थे, उन्हें कभी कभी प्राणदंड तक की सजा दी जाती थी। बलबन ने गुप्तचरों पर भी गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जिससे गुप्तचर आतंकित होकर विद्रोही अमीरों के साथ सांठगांठ करने का साहस न कर सके। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बलबन की गुप्तचर व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि इस व्यवस्था से अपराध अवश्य कम होने लगे तथा अधिकार प्राप्त लोगों के अत्याचारों से निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा हुई, परंतु साथ ही इससे समाज में चारित्रहीनता भी बहुत कुछ आ गई और लोग उन सामाजिक सुविधाओं से बहुत कुछ वंचित रह गए जो नियमानुसार उनको प्राप्त होती थी और जिनमें किसी प्रकार की क्षति की भी संभावना न थी। बलबन के दिनों में गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था और गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को वारिद मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था बलबन के दिनों में गुप्तचरों को? वारिद, और गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को वारिद ममालिक। नेक्स्ट आता है राज्य की वित्तीय व्यवस्था। बलबन ने सैनिकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी थी और किसी विजय अभियान का काम भी हाथ नहीं लिया। इससे राज्य का व्यय काफ़ी बढ़ गया था, अतः उसने राज्य की आय को बढ़ाने की तरफ पूरा ध्यान दिया। उसने भूमि कर तथा अन्य राज्य के करों की वसूली के लिए क्या किया होगा, इसकी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से कर वसूल किए जाते रहे होंगे और हिंदुओं से जजिया, खिरास तथा कुछ अन्य कर वसूल किए गए होंगे। तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि उसने राजकीय आय को बढ़ाकर सल्तनत की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। नेक्स्ट आते हैं तुर्क अमीरों का दमन। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि बलबन ने अनुभव किया कि सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्की अमीर थे, जिनका नेतृत्व चालीसा के मंडल के हाथों में था। बलबन ने सिंहासन को अपने वंशजों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु इस मंडल को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। इसके लिए उसने निम्न से निम्न उपायों का भी सहारा लिया। किसी को जहर देकर मरवा डाला तो किसी को किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से मरवा दिया। किसी को न्याय की ओट में दंडित करके प्रजा की दृष्टि से उनके महत्व को गिरा दिया। इसके अलावा उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों के एक नए दल का गठन किया और उन्हें ऊंचे पद प्रदान किए। पुराने तुर्की सरदारों के महत्व को कम करने के लिए उसने निम्न तुर्कों को भी ऊंचे पद प्रदान किए। अपने चचेरे भाई शेर खान को, जो चालीसा का प्रमुख सदस्य था और भटिंडा, भटनेर, समाना तथा सुन्नम का सूबेदार था, विष देकर मरवा दिया। मलिक बकबक और हैबत खान का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है और इस प्रकार बलबन चालीसा मंडल का सफाया करने में सफल रहा। इतिहासकारों का मानना है कि इससे बलबन का आतंक तो कायम हो गया, परंतु तुर्की सरदारों को सफाया कर देने का एक परिणाम यह निकला कि वे खलजी क्रांति के समय अपने आप को असहाय अनुभव करते रहे। इसलिए प्रोफेसर निजामी ने तुर्कों के पतन के लिए बलबन को दोषी ठहराया है। नेक्स्ट हम आते हैं उपद्रवकारी तत्वों का दमन। प्रधानमंत्री के रूप में भी बलबन ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटमार तथा उपद्रव मचाने वाले मेवातियों का दमन किया था, परंतु वे पुनः सक्रिय हो गए और दिल्ली और राजधानी दिल्ली तक धावा मारने लगे। इस पर बलबन ने उनका सफाया करने का निश्चय किया। आसपास के जंगलों को साफ करवा दिया गया, जंगलों में छिपे मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया और जंगलों में नई सड़कें बनवाई गई, सैनिक चौकियाँ कायम की गई और गोपालगिरी में एक दुर्ग बनवाया। अधिक उपद्रवी क्षेत्रों में साहसी
अफगानों को नियुक्त किया गया और निर्वाह के लिए भूमि दे दी गई। 1 वर्ष के भीतर ही मेवातियों के उपद्रव शांत हो गए। मेवातियों से निपटने के बाद बलबन ने दोआब के लुटेरों की तरफ ध्यान दिया। कंपिल, पटियाली और भोजपुर लुटेरों के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। ये लोग यात्रियों, राहगीरों और व्यापारियों को लूट लिया करते थे। बलबन ने स्वयं उनके विरुद्ध प्रयाण किया। उनके केंद्रों तथा बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ भी जंगलों को साफ करवाया, सड़कें बनवाई, सैनिक चौकियाँ कायम की और साहसी सैनिकों को भूमि देकर बसाया गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत में शांति और व्यवस्था कायम हो गई और मार डाकुओं से मुक्त हो गए। इसके बाद उसने कटिहार के उपद्रवकारियों का क्रूरता के साथ दमन किया और यहाँ भी दोआब जैसी व्यवस्था कायम की। नेक्स्ट आते हैं बंगाल की समस्या और तुगरीर का विद्रोह। बंगाल जैसे सुदूर प्रांत के सूबेदारों की दिल्ली के सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति सदा ही संदिग्ध बनी रही थी। इसका मूल कारण बंगाल का दिल्ली से अत्यधिक दूर होना और बंगाल की समृद्धि रहा। जब बलबन सुल्तान बना उस समय बंगाल में तातार खान का स्वतंत्र शासन था, परंतु उसने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ वर्षों बाद बलबन ने अपने विश्वास पात्र और साहसी दास तुगरीर को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। सुल्तान बलबन बुढ़ा होता जा रहा था। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों की हलचल से दिल्ली में आतंक छाया हुआ था। इन परिस्थितियों ने तुगरीर की महत्वाकांक्षा को जगा दिया और उसने विद्रोह कर दिया। उसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन के विरुद्ध उसके किसी अमीर ने पहली बार विद्रोह किया था और बलबन ने अमीर खान को एक बड़ी सेना के साथ तुगरीर का दमन करने को भेजा, परंतु तुगरीर ने उसे हरा दिया। अमीर खान को प्राणदंड की सजा दी और स्वयं तुगरीर का दमन करने को चल पड़ा। सुल्तान के आने की सूचना मिलते तुगरीर खान लखनऊ से भाग गया, परंतु बलबन के आदेश से उसका निरंतर पीछा किया गया और अंत में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तुगरीर के परिवारजनों, मित्रों और समर्थकों से भयंकर प्रतिशोध लिया गया और उन्हें हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान के आदेश से लखनऊ के बाजार में दोनों ओर सूलियाँ खड़ी की गईं और उन पर तुगरीर के परिवारजनों, साथियों और समर्थकों को मारकर लटकाया जाता रहा। अनेक लोग इस विभत्स दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए। बर्नी का कहना है कि जैसा दंड लखनऊ में दिया गया वैसा दिल्ली में कभी किसी ने नहीं सुना। इसके बाद लखनऊ का शासन अपने छोटे पुत्र बुगरा खान को सौंपकर और उससे अनेक उधायतें और चेतावनियाँ देकर बलबन दिल्ली लौट गया। नेक्स्ट, मंगोल संकट और सीमांत नीति। इल्तुतमिश के समय से ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण होते आ रहे थे और बलबन के समय उनके आक्रमणों का खतरा अधिक बढ़ गया था। मंगोल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बलबन ने कुछ निश्चित कदम उठाए जो इस प्रकार थे। पहला, जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन पर नए दुर्ग बनवाए तथा शक्तिशाली सैनिक चौकियां कायम की गई। भटिंडा, सिरसा, अबोहर, भटनेर आदि दुर्गों का निर्माण इसलिए करवाया गया। दूसरा, सीमांत सुरक्षा का दायित्व योग्य एवं विश्वस्त व्यक्तियों को सौंपा गया। प्रारंभ में उसने अपने चचेरे भाई शेर खान को यह दायित्व सौंपा। उसकी शूरवीरता से मंगोलों में आतंक पैदा हो गया था। 1270 ईस्वी में उसने दायित्व अपने दोनों पुत्रों मोहम्मद खान तथा बुगरा खान को सौंपा। तीसरा, सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाकर वहां भी योग्य सैनिकों को रखा गया। चौथा, मंगोलों के अचानक आक्रमण का सामना करने की दृष्टि से बलबन ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। बलबन के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ वर्षों तक तो सीमांत क्षेत्र में शांति बनी रही, परंतु 1279 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः आक्रमण शुरू कर दिया। इस बार वे अब इतनी बुरी तरह से परास्त हुए कि आगामी 5 वर्ष तक आक्रमण करने का साहस नहीं किया। 1285 ईस्वी में तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। युवराज मोहम्मद खान ने उन्हें परास्त करके खदेड़ किया, परंतु वह स्वयं भी मारा गया। इससे बलबन को गहरा सदमा पहुंचा। फिर भी उसने सीमांत की सुरक्षा में कमी नहीं आने दी और मृत युवराज के पुत्र खुसरो को उसके पिता के स्थान पर नियुक्त किया गया। लास्ट में हम बात करते हैं बलबन की मृत्यु की। युवराज मोहम्मद खान बलबन को प्राणों से भी अधिक प्रिय था। उसका पुत्र कौन? मोहम्मद खान, और उसने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। उसकी अकाल मृत्यु ने 80 वर्षीय बलबन को मृतप्राय बना दिया।
बन्नी बताता है कि सुल्तान दरबार में बैठकर राजकाज करता था और दिखावे के तौर पर शोक को भुला देता था, परंतु रात्रि के समय में फूट फूट कर रोया करता था और अपने वस्त्र फाड़ देता था। उसका रोग बढ़ता गया और उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खान को बंगाल से अपने पास बुला लिया, परंतु कुछ दिनों बाद बुगरा खान पिता से पूछे बिना ही लखनऊ लौट गया। बलबन ने मृत्यु के पूर्व दिल्ली के कोतवाल और वजीर को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु के बाद शाहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को सिंहासन पर बिठाया जाए। 1287 ईस्वी के मध्य महान सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैकुबाद और क्यूमर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में।